आज भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा हिम्मतनगर में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उस कार्यक्रम का विषय है जाति आधारित गिनती और ओबीसी की जाति आधारित गिनती ना करना, केंद्र सरकार का षड्यंत्र और उसका पर्दाफाश। ये जो विषय आज चर्चा करने के लिए रखा गया है, इसके बारे में बहुत लोगों को बहुत सारी जानकारी नहीं है। भाषण करने से भी ज्यादा जरूरी है लोगों को जानकारी देना, क्योंकि देश में जो मीडिया है उसको चाहिए कि वो लोगों को सही किस्म की जानकारी दे, मगर देश में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वो लोगों को सही जानकारी नहीं देती है। और इसलिए लोगों को कई मुद्दों पर सही प्रकार की जानकारी ना होने की वजह से, सही तरीके की जानकारी ना होने की वजह से ज्यादातर लोग गुमराह होते हैं। और ये जो जाति आधारित गिनती है और ओबीसी की जाति आधारित गिनती है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दिया जाना जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसा शायद सोच सकते हैं कि जाति आधारित गिनती और ओबीसी की जाति आधारित गिनती एक ही है, ऐसा सोच सकते हैं, मगर ये बात सही नहीं है। ये दो मुद्दे अलग अलग हैं। ये दो मुद्दे कैसे अलग है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी देकर विषय वस्तु के बारे में विस्तार से जानकारी देना चाहूँगा। साथियों, जाति आधारित गिनती के संदर्भ में हम लोग ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं, इसलिए ओबीसी के संबंध में आप लोगों को ये जानकारी होगी। गुजरात में जिसे बख्शी पंच कहा जाता है, उसी तरह का पंच जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया था। उसका नाम है मंडल पंच, जिसे रिजर्वेशन कहा जाता है। उसको गुजराती में अनामत कहते हैं। 20-25 साल से मैं गुजरात आ रहा हूं, तो थोड़ी बहुत गुजराती जो आप जो बोलते हो उससे मुझे समझ में आती है। तो ये जो अनामत को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जो मंडल पंच बनाया गया था, उसके बारे में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल पंच को लागू किया, तो जो ओबीसी के विरोधी लोग थे वो मंडल पंच को खींचकर सुप्रीम कोर्ट लेके गए। और सुप्रीम कोर्ट लेकर जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार, मंडल पंच की जो केस है, उस केस का नाम है इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार। उस पर 16 नवंबर 92 को सुप्रीम कोर्ट ने 9 जज बेंच, सुप्रीम कोर्ट का 9 जज बेंच था। आप अंदाजा लगा सकते हो कितना महत्वपूर्ण मामला है। 9 जज बेंच ने 16 नवंबर 92 को इस पर निर्णय दिया। ज्यादातर मंडल पंच को जानने वाले जो लोग हैं, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, वो ऐसा मानते हैं कि मंडल पंच का 16 नवंबर 92 का जो निर्णय है, ये निर्णय ओबीसी के समर्थन में है। मगर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय मैंने पढ़ा, ओरिजिनल डिसीजन जो मैंने पढ़ा, 700 पेज का डिसीजन है।
मंडल पंच का जो निर्णय है वो 700 पेज का डिसीजन है, और उसको जो मैंने पढ़ा तो मेरी राय जो बनी वो आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैं ऐसे मानता हूं कि मंडल पंच पर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें 4 निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने विरोध में दिए। तो विरोध में दिए जब मैं ऐसे कह रहा हूं तो आपको उसका एविडेंस बताया जाना चाहिए। तो पहला निर्णय है कि 52% लोगों को 52% आरक्षण नहीं मिलेगा, अनामत नहीं मिलेगा, 27% मिलेगा। जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को संविधान में नेशनल लेवल पर 15%, अनुसूचित जाति को संख्या के अनुपात में और 7.5% आदिवासियों को, शेड्यूल ट्राइब को ऑल इंडिया में संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है। संख्या के अनुपात का सिद्धांत भारत के संविधान में लिखा हुआ है, और ये संख्या के अनुपात का सिद्धांत बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लागू किया है। और इसी सिद्धांत को अगर हम ध्यान में रखें तो 52% अगर किसी की संख्या है तो उसको उसी अनुपात में संख्या में उसको अधिकार दिया जाना चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 52% लोगों को 52% अनामत नहीं मिलेगी, बल्कि 52% लोगों को 27% अनामत मिलेगी। तो ये पहला निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट का विरोध में है। ओबीसी के लोगों को ये जानकारी नहीं है, इसलिए मेरी बात आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरा निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ओबीसी को आरक्षण मिलेगा, मगर क्रीमी लेयर लागू होगा। क्रीमी लेयर का मतलब है उस समय जिस ओबीसी का 1 लाख रुपया इनकम होगा उसको अनामत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन देने के लिए इकोनॉमिक क्राइटेरिया लागू किया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। यह मुद्दा जब संविधान सभा में आया था तो संविधान सभा के डिबेट वॉल्यूम में एक रिकॉर्ड में है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्थिक आधार का विरोध किया था। रिकॉर्ड में है। कोई भी व्यक्ति अगर संविधान सभा का डिबेट वॉल्यूम पढ़ना चाहता है तो उसे आप पढ़ सकते हो। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा इसका विरोध किया गया और इस वजह से अनुसूचित जाति और जनजाति को आर्थिक आधार नहीं लगाया गया और संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। बैकवर्ड के लिए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख रुपए के इनकम का इकोनॉमिक क्राइटेरिया 92 में लगाया तो संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर संविधान में व्यवस्था ही नहीं है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेवल पर इंटरप्रिटेशन के नाम पर व्याख्या करके देना, यह संविधान सम्मत फैसला नहीं माना जा सकता। तो उसका उनका तर्क था, जजेस का तर्क था। मैं आपको खास बात बताना चाहता हूं, बहुत अहम बात बताना चाहता हूं। मैं अपनी बात आप लोगों को बताना चाहता हूं जो बहुत फंडामेंटल है। जजेस का कहना था कि ओबीसी के अंदर जो गरीब लोग हैं आरक्षण का उनको फायदा मिलना चाहिए। सुनने में कितना अच्छा लगता है कि ओबीसी के अंदर जो गरीब लोग हैं उनको फायदा मिलना चाहिए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु मैं आपको जो महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं वो ये है कि रिजर्वेशन गरीबी निर्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। अगर न्यायाधीशों को ऐसा लगता है कि गरीबों की गरीबी निर्मूलन होनी चाहिए तो न्यायपालिका प्लानिंग कमीशन को आदेश दे सकती है
कि गरीबों की गरीबी निर्मूलन करने के लिए बजट आवंटन किया जाए, तो बात मानी जा सकती है। और बजट आवंटन करने से गरीबी निर्मूलन होगी। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण देने के लिए जो आधार लिखा, देखो बहुत फंडामेंटल है, मैं उनके बाबा साहब अंबेडकर का शब्द आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन किसको मिलना चाहिए, तो उन्होंने लिखा, लिखित है, संविधान में लिखा हुआ, दोज हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, अंग्रेजी शब्द जो संविधान में लिखा हुआ है, दोज हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, इसको हिंदी में अनुवाद करके बताता हूं, आपको समझने की दिक्कत होगी, जिनको प्रशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनको आरक्षण दिया जाए। गरीबी निर्मूलन को यहां कोई मुद्दा है नहीं, दर्शन भाई समझ ना। दोज हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, अर्थात प्रशासन में हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी। इस संबंध में कांग्रेस का उस समय बहुत ज्यादा बहुमत था संविधान सभा में। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग जाने की वजह से 99% कांग्रेस के ही लोग थे। कांग्रेस के लोगों ने मुद्दा उठाया था, रिकॉर्ड में है, मैं रिकॉर्डेड बातें बता रहा हूं, आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। क्या कांग्रेस के लोगों ने कहा कि अगर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण और अनामत दिया गया तो प्रशासन की कार्यक्षमता खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के लोगों ने संविधान सभा में एक रिकॉर्ड में बात कही, केवल कही नहीं, इस बात को आधार बनाकर भारत के संविधान का आर्टिकल 335, सोलंकी जी आप LIC में रिजर्वेशन का मैटर टेकअप करते होंगे ना, और जो वकील लोग है खराड़ी जी, वकील लोगों को, मैं तो वकील नहीं हो, वकीलों को तो मालूम होना चाहिए, दूसरों को मालूम हो या ना हो मगर वकीलों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि वकील लोग संविधान की केसेस को डील करते हैं तो उनको पहले मालूम होना चाहिए। मैं तो वकील नहीं हूं, मगर मैं आप लोगों को यह बात बता रहा हूं कि जब कार्यक्षमता का मुद्दा संविधान में उठाया गया कि इससे प्रशासन की कार्यक्षमता प्रभावित होगी, नष्ट होगी, जब ऐसा कहा गया तो बाबा साहब आंबेडकर ड्राफ्टिंग तैयार करते थे तो उन सभी लोगों का संविधान सभा में जवाब दिया, वो रिकॉर्ड में है। क्या जवाब दिया? उस जवाब की एक लाइन बताना चाहता हूं, उसका सार है, एक लाइन में सार है। उस सार में उन्होंने कहा, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज अ बेटर देन एफिशिएंट गवर्नमेंट, कार्यक्षम सरकार से बेहतर सरकार प्रातिनिधिक सरकार होती है। अब ये संवैधानिक लैंग्वेज है, इसको आपको समझ में नहीं आया होगा, उसको समझाता हूं। इसका मीनिंग क्या है कि कार्यक्षम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज बेटर देन एफिशिएंट गवर्नमेंट, कार्यक्षम सरकार से बेहतर सरकार प्रातिनिधिक सरकार होती है। इसको समझने के लिए आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लिया वो ऊंचे जाति के लोग संविधान सभा में विरोध कर रहे थे, H.V. कामत का आपने नाम सुना होगा, बहुत पंडित आदमी, ब्राह्मण आदमी था, उसके नाम के साथ बोल रहा हूं मैं, रिकॉर्ड में संविधान सभा में जो है। तो बाबा साहब ने उसका जवाब दिया और कहा, मान लिया आप बुद्धिमान हो, इसको मैं मानता हूं, मान लिया आप बुद्धिमान हो, मान लिया आप कार्यक्षम हो, मान लिया आप ईमानदार भी हो, डाउट है आपकी ईमानदारी के बारे में, मगर फिर भी मैं बहस के लिए आपकी बात मान लेता हूं कि आप ईमानदार भी हो, मगर हमारा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार हम आपको तो नहीं दे सकते। समझोगे? मौलिक बात, बाबा साहब अम्बेडकर जो लड़ाई हर वक्त लड़ते थे, तो उसकी मौलिक बात आपको बता रहा हूं कि आप बुद्धिमान हो, कार्यक्षम हो, ईमानदार हो, मगर हमारा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार हम आपको बहाल नहीं कर सकते। मान लिया जाए कि आप बुद्धिमान हो, कार्यक्षम हो, ईमानदार हो, तो क्या अनुसूचित जाति की जगह पर आपको भर्ती किया जाए? और आप हमारे साथ न्याय करोगे कि आप बुद्धिमान हो केवल इसलिए?
हमारे लोग कम बुद्धिमान हो सकते हैं, कम कार्यक्षम हो सकते हैं, मगर उनको हमारा दर्द मालूम है। जो मां बच्चा पैदा करती है उसी को मालूम होता है बच्चा पैदा करने का दर्द क्या होता है, दूसरे को मालूम नहीं होता है, उसी को मालूम होता है। तो हमारे लोगों में बुद्धिमत्ता शायद कम हो सकती है और कार्यक्षमता भी कम हो सकती है, मगर हमारे लोगों को अपने लोगों की समस्याओं की जान है। इसलिए आपकी यह बात नहीं मानी जा सकती, इतना जवाब देने के बावजूद भी संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं माना गया और आर्टिकल 335 संविधान सभा में पढ़ लो, संविधान की आर्टिकल 335। सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के विरोध में जितनी भी केसेस गई वो आर्टिकल 335 के आधार पर, और बहुत सारे जो फैसले अनुसूचित जाति और जनजाति के विरोध में दिए गए वो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने विरोध करने के बावजूद भी 335 कि अनुसूचित जाति जनजाति लोगों का नौकरियों का दावा प्रशासन की कार्यक्षमता को ध्यान में रखते हुए पूरा किया जाए। लगा दिया उसमें फट्टा, अड़ंगा लगा दिया। ओ अड़ंगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के द्वारा हमारे लोगों को हमेशा रोकने का काम करता रहा। मैं ये बात इसलिए भी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये इतिहास हम लोगों को मालूम होना चाहिए। ये इसलिए भी आप लोगों को बता रहा हूं कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं उन लोगों को जो दूसरा निर्णय है क्रीमी लेयर का, इकोनॉमिक क्राइटेरिया का, कि 1 लाख रुपया जिस ओबीसी का इनकम होगा उसको आरक्षण अनामत नहीं मिलेगा, इस निर्णय का क्या आधार है? इस निर्णय का संविधान में आधार नहीं है, मगर इस निर्णय का परिणाम क्या हुआ, क्या हो सकता है? देखो आपको बताता हूं। जिसका 1 लाख रुपया इनकम है, मान लो वो अपना बेटा महाविद्यालय में पढ़ा रहा है, और जो ओबीसी अपना बेटा महाविद्यालय में पढ़ा रहा है वो 27% में आरक्षण लेने लायक बनेगा। जज जो है ना उधर बैठा हुआ वो सोचता है कि जो 1 लाख रुपया इनकम रखने वाला ओबीसी का आदमी है, अगर वो अपना बेटा महाविद्यालय में पढ़ा रहा है तो 27% आरक्षण में फायदा लेने लायक वो हो जाएगा। तो उसके लिए लिखा उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, और लिखा कि जो ओबीसी, उसका मीनिंग बता रहा हूं, इंटरप्रिटेशन करके बता रहा हूं, कि जो ओबीसी अपना बेटा महाविद्यालय में नहीं पढ़ा रहा है उसको जरूर आरक्षण मिलेगा। अब आपको समझ में आया, आपको समझ में आया, मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैं बहुत लोगों को बहुत सारी बातें समझाते रहता हूं, मगर लोगों को कम समझ में आता है। जो बात आपको समझ में आई सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए न्यायाधीशों को समझ में नहीं आई होगी, और नासमझी की वजह से उन्होंने ये निर्णय, गलत निर्णय दिया होगा। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि नासमझी की वजह से जजेस ने निर्णय नहीं दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए न्यायाधीशों ने बदमाशी करने का काम किया। जब मैं ऐसे बोलता हूं तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जो लॉयर है, हाई कोर्ट के लॉयर है, वो कहते हैं मेश्राम जी ये आप जो बोलते हो ना इससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। क्या बोलते हैं? वो कहते हैं इससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, न्यायपालिका की अवमानना होती है। डॉक्टर के.एस. चौहान जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है इन्होंने बड़ा, तो वो अनुसूचित जाति के व्यक्ति है, नाम लेके बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए और मैं आपके मंच पर बोलने के लिए नहीं आऊंगा, क्योंकि आप मेरी उपस्थिति में न्यायपालिका की अवमानना करते हो। कल मुझे कोर्ट में केस में इंटरप्रिटेशन और बहस करना होगा, और जज ने अगर मुझे पूछ लिया तो मेरे पास जवाब नहीं रहेगा, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। तो मैंने डॉक्टर के.एस. चौहान को पूछा, मैं आपके विचार के लिए बहुत अहम मुद्दा है इसलिए बताना चाहता हूं। मैंने उनको कहा कि आप मुझे कहते हैं कि मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा हूं, न्यायपालिका की अवमानना कर रहा हूं, जब संविधान में इकोनॉमिक क्राइटेरिया लिखा हुआ ही नहीं है तो न्यायाधीशों ने किस आधार पर दिया?
तो संविधान में लिखा हुआ ना होने के बावजूद भी अगर न्यायाधीशों ने संविधान के विरोध में जाकर फैसला दिया तो न्यायाधीशों ने कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया। आपको समझ में नहीं आ रहा है? आगे बहुत अच्छी बात है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द डिफरेंस बिटवीन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट छोटा मामला है, वकील साहब बराबर है ना, क्योंकि मैं वकील नहीं हूं इसलिए वकीलों को सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट छोटा मामला है, कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा मामला है। न्यायाधीश कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। अगर न्यायाधीश कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो वामन मेश्राम को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने का अधिकार अपने आप मिल जाता है। क्या होगा? मैंने वकील को पूछा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करूंगा, क्या होगा? मैंने कहा क्या प्रोविजन है? बोले 6 महीने का सजा होगा। तो मैंने कहा मैं बोलूंगा और 6 महीना जेल में जाऊंगा, मगर बोलना बंद नहीं करूंगा। और 20 साल से बोल रहा हूं, किसी कोर्ट ने मुझे केस दायर नहीं किया मेरी कोर्ट में। मैं भी ये जानता हूं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये बात सही है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, मगर किसी कोर्ट ने मेरे खिलाफ में, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सीओ मोटो, कोई आदमी मेरी कंप्लेंट कोर्ट में करे या ना करे, डायरेक्ट कोर्ट को नोटिस इश्यू करने का अधिकार है। आज तक मेरे खिलाफ में किसी कोर्ट ने कोई नोटिस नहीं इश्यू किया। मैं राह देख रहा हूं बहुत दिन से, साला कोई नोटिस आएगा तो मैं वहां जाकर जवाब दूंगा, उसको जजेस के मुंह पर जवाब दूंगा। उधर क्या कर लेगा? प्रोविजन 6 महीने से ज्यादा है नहीं। अगर जोर से भी बोलूंगा तो भी 6 महीने, और धीरे से भी बोलूंगा तो 6 ही महीने। ये कानून इतना तो मैं जान ही गया हूं। फिर मैंने वकील को कहा कि वकील साहब देखो, आपको मालूम है? उसने कहा नहीं। गांधी जी कानून का उल्लंघन करते थे अंग्रेजों के समय में। मैं गांधी जी की बहुत सारी बातों से सहमत नहीं हूं, जाहिरा तौर पर कह रहा हूं, मगर गांधी जी चौराहे में आकर कानून तोड़ते थे। उस कार्यक्रम का नाम था सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा। सुना होगा आप लोगों ने, कभी कभी पढ़ते होंगे तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा। सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस। गांधी जी अपने घर से निकलते, आश्रम से निकलते और चौराहे पर जाकर कानून तोड़ते। तो अंग्रेजों के पुलिस आते और गांधी जी को विनय पूर्वक, क्योंकि गांधी जी सविनय अवज्ञा कर रहे थे, वो भी विनय पूर्वक उसको पकड़ते, अरेस्ट करते और विनय पूर्वक गांधी जी को जेल में लेकर जाते। तो दूसरे दिन अखबारों के फ्रंट लाइन में छपकर आता कि गांधी जी को अंग्रेजों ने पकड़कर जेल में डाल दिया। तो लोगों को लगता गांधी जी ने कोई चोरी नहीं की, गांधी जी ने कोई डकैती नहीं की, और फिर भी अंग्रेजों ने उनको जेल में डाला। लोगों की सहानुभूति गांधी जी के समर्थन में हो जाती। जितनी बार अंग्रेजों ने गांधी जी को जेल में डाला, उतनी बार लोगों की सहानुभूति गांधी जी के समर्थन में होती रही, और लगातार गांधी जी का समर्थन बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, और गांधी जी महान हो गए। सुनिए, अभी पूरा नहीं हुआ। ये ऐसा जेल में जाते जाते ही गांधी जी महान हो गए। तो मैं भी जेल में जाकर जब वापस आ जाऊंगा तो फिर बोलूंगा। तो मैं भी बार बार जेल जाकर, मैं भी गांधी जी के इतना नहीं तो छोटा बहुत तो मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, और मेरे लोगों को लगेगा कि ये वामन मेश्राम हमारे हक और अधिकार के लिए जेल में जा रहा है। तो लोगों की सहानुभूति मेरे प्रति भी उमड़ती और मेरा भी समर्थन देश भर में बढ़ जाता। मैं जेल में जाने से डरने वाला नहीं हूं, मैं तो जेल में जाने की तैयारी कर रहा हूं। रजिस्टर्ड 25 लाख लोग जिस दिन हो जाएंगे, दूसरे दिन पहले नंबर पर मैं जेल में जाऊंगा। बाद में 25 लाख लोगों को बोलूंगा तुम पीछे से आना। 1500 लोग जेल में जाने का कोई मीनिंग नहीं है साथियों।
तो पहला निर्णय सुप्रीम कोर्ट का, पहला निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के विरोध में दिया कि 52 वालों को 27 मिलेगा, 52 वालों को 52 नहीं मिलेगा। दूसरा, जिस ओबीसी का 1 लाख रुपया इनकम होगा केवल उसी को आरक्षण मिलेगा, 1 लाख रुपए के नीचे इनकम होगा उसको मिलेगा, 1 लाख इनकम होगा उसको नहीं मिलेगा। परिणाम जानते हो क्या हुआ? उसका परिणाम आपको बताता हूं। मंडल लागू होकर, मंडल पंच लागू होकर 20 साल हो गए। 92 और 2012 गिनती कर लो, 20 साल हो गए। और अगर 20 साल हो गए तो 20 साल में ओबीसी को कितना फायदा हुआ? तो मंडल लागू होने के पहले ओबीसी प्रशासन में 3% था, मंडल में रिकॉर्ड है। और अब 2007 का कार्मिक मंत्रालय का रिपोर्ट, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अधीन कार्मिक मंत्रालय है, उसका रिपोर्ट पब्लिश हुआ। हर मंत्रालय का रिपोर्ट पब्लिश होता है। उस रिपोर्ट में लिखा है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का परसेंटेज 4.7% है। मंडल लागू होने के पहले 3% था और 20 साल में वो 4.7% हो गया। तो 20 साल में 1.7% ओबीसी को फायदा हुआ और ज्यादा फायदा नहीं हुआ। कारण क्रीमी लेयर, जो ओबीसी का लड़का महाविद्यालय में पढ़ रहा है उसको कहा उसको आरक्षण अनामत नहीं मिलेगा, जो नहीं पढ़ रहा है इनकम की वजह से उसको कहा उसको जरूर मिलेगा। इस वजह से, इस निर्णय की वजह से ओबीसी के साथ में अन्याय हुआ। तीसरा निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन मिलेगा, रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं मिलेगा। अब यह अन्याय कैसे थोड़ा आपको बताता हूं। अगर देश की संख्या 121 करोड़ है आज, अब 2% प्रशासन में संख्या है कर्मचारियों की, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज, 2 करोड़ संख्या है। अब कल्पना करो, हम इसका विश्लेषण करके बता सकते हैं, अगर 100 करोड़ माना जाए तो ये 2 करोड़ कर्मचारी की संख्या होती है। अब 2 करोड़ कर्मचारी में 10% अधिकारी होते हैं, लोगों से काम लेने वाले, तो 10% का होता है 20 लाख। तो 1 करोड़ 80 लाख में रिक्रूटमेंट के द्वारा लोगों को रिक्रूट किया जाएगा, उसमें रिजर्वेशन मिलेगा। और 20 लाख जो लोग हैं वो अधिकारी है, वहां रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं होगा, तो ओबीसी को 20 लाख में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं होगा, ये निर्णय भी संविधान सम्मत नहीं। जब रिजर्वेशन 15% है एससी और एसटी और ओबीसी को 27, तो वो जो टोटल संख्या होती है उस टोटल संख्या का 27% है, 1 करोड़ 80 लाख का नहीं, टोटल संख्या का। तो 20 लाख माइनस करके जो आंकड़ा निकाला जाता है वो आंकड़ा जायज नहीं है और निश्चित रूप से ये बात संविधान सम्मत नहीं मानी जा सकती। तो ये तीसरा निर्णय भी विरोध में है। चौथा निर्णय और सबसे बड़ा निर्णय है चौथा, वो है मंडल कमीशन कहता है ओबीसी की संख्या जातियों की 3743 है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट और मंडल कमीशन की लिस्ट, ये 2 लिस्ट में जो जातियां समान पाई जाएगी प्रथम चरण में केवल उतनी ही जातियों को रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। ये चौथा निर्णय है। इस निर्णय की समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट मंगाई और गिनती की तो पता चला कि यह आंकड़ा 1998 जातियों का होता है। 3743 जातियों में से 1998 जातियों को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी माना और 1745 जातियों को ओबीसी नहीं माना। अगर